हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नए सेशन के साथ ओमेट पार्ट 2 के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज आए हुए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में कि जनरली ओमेट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और इस क्लास में हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो आइए देखते हैं। So your first question is the data on 450 students who took an examination in science, mathematics and social science is given below. Number of students who passed in all subjects is 167. You see that ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 450 स्टूडेंट्स का, और number of students who passed in all subjects is given as 167, and the failed in science is 191, failed in mathematics is given as 199, failed in social science is given as 175, failed in all subjects is given as 60। यानी कि लेट से मेरे पास डेटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस में ये तीनों स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनका जो नंबर है ये 167 है। जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं साइंस में उनका जो नंबर है दैट इज 191, और जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं मैथमेटिक्स में उनका नंबर है 199, जो फेल हुए हैं सोशल साइंस में उसका नंबर है 175, और जो सारे सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसका जो टोटल नंबर है दैट इज 60। अच्छा, वो साइंस में सिर्फ पास किए हैं इसका नंबर है 52, वो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास किए हैं इसका नंबर है 48, और जो सोशल साइंस में पास किए हैं वो है 62। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली। यू सी कि अगर मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स था, और अगर कोई लोग अगर 2 सब्जेक्ट्स में फेल किए हुए हैं, है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये एक ही सब्जेक्ट में पास किए होंगे। यानी कि इनडायरेक्टली मुझे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने लोगों ने 2 सब्जेक्ट में फेल किया है, यानी कि इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास किए हैं। फाइन। सो अगर मैं बोलूं कि कितने लोगों ने 1 सब्जेक्ट में पास किया है, दैट इज साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, यानी कि इन्हीं लोगों ने तीनों सब्जेक्ट, इन्हीं लोगों ने 2 सब्जेक्ट में फेल किया होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा कि ऐसे लोग जो कि 2 सब्जेक्ट में फेल किए हुए हैं वो लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास किए हुए हैं। सो द आंसर इज 52 प्लस 48 प्लस 62, so that is 162, so answer is 162। fine। So your next question is, in the New Year party, the 500 were invited, 200 people opted for Indian food, 150 eaten Italian food and 100 people took continental food। ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जरा देखते हैं कि 500 लोग जनरली पार्टी में आए हुए हैं, है ना, इसमें से 200 लोग जो हैं वो इंडियन फूड के लिए ऑप्ट करते हैं। तो जरा एक वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, है ना, क्योंकि तीन यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स का बात किया हुआ है, तो हम लोग जनरली यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस को जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इन द न्यू ईयर पार्टी द 500 वर इनवाइटेड, द 200 पीपल ऑप्टेड फॉर द इंडियन फूड। सो ये 200 लोग जो हैं वो इंडियन फूड के लिए ऑप्ट किए हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इंडियन लिख दूं, अच्छा, 150 इटन इटालियन फूड, सो दिस इज योर 150, यानी कि ये है इटालियन फूड। फाइन। एंड
100 people took continental food. So let's say this is your 100. ये है continental food. Fine. यहां पे ये बोल रहा है कि 14 people have taken only both Indian and Italian food. यानी कि ये जो है this is given as 10. Fine. और ये बोल रहा है 15 people have eaten only both Indian and continental. So this is your Indian and continental. So this is given as, so this part is given as 15. Fine. नहीं, 10 people have only both Italian and continental. So this is Italian and continental. इसके लिए दिया हुआ है 10 और इसके लिए दिया हुआ है this number is 15. और ये बोल रहा है कि ऐसे लोग जो कि सारे 6 people have taken all three kinds of food. So this is 6. ओके, तो अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम एक्चुअली अगर मैं बनाऊं तो यहां पे जरा देखते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि एनी वन ऑफ देम को प्रिफर करते हैं. सो दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन बी. फाइन. तो अगर मैं देखूं कि यहां पे इंडियन, इटालियन और कॉन्टिनेंटल फूड्स को लाइक करने वाले कितने लोग हैं. सो दिस इज नथिंग बट 100 प्लस 200 प्लस 150 minus what is A intersection B. You see this plus this is the A intersection B, so this is 10 plus 6 is 16 minus what is A intersection C. A intersection is C plus 15, so that is 21 minus 10 plus 6 is 16. So here is 10, here is 14, so this is 14. Fine, because 14 people have taken only Indian and Italian food. So this is 14. So 14 plus 6 is nothing but 20. Okay, so if you add all these numbers, so that will give you C plus A intersection B intersection C. So plus 6. यानी कि अगर मैं बोलूं कि 100 प्लस 200 प्लस 150, यानी कि अगर मैं इसको ऐड करूं, दिस इज 450 माइनस 16 प्लस 20 प्लस 21, सो ये आ जाएगा दिस 57 plus 6. So this is nothing but 450 minus 51. So this is 399. तो 399 लोग जो हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द फूड्स को प्रीफर करते हैं. सो अगर मैं ये बोलूं कि फाइंड हाउ मेनी पीपल हैव नॉट अटेंडेड द पार्टी, सो एटलीस्ट वही लोग अटेंड पार्टी को नहीं करेंगे जो इनमें से कोई भी तीनों फूड को ऑप्ट नहीं करेंगे. सो द आंसर इज 500 माइनस 399, दैट इज 101. सो द आंसर इज ए. ओके, so let's move to the next question. See, ये क्लॉक का क्वेश्चन है और ये क्लॉक का कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिसमें क्लॉक गेन भी कर रहा है, क्लॉक लूज भी कर रहा है. तो यहां पे ये बोला गया है ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इन 2 minutes लो एट नून ऑन मंडे. सो अगर मैं बोलूं लेट से कि यहां पे है 12 PM और यहां पे जो क्लॉक है वो 2 minutes स्लो है. फाइन, तो यहां पे बोल रहा हूं मैं -2 minute बिकॉज यहां पे स्लो है. अच्छा, यहां पे ये बोल रहा है कि 2 minutes स्लो एट नून ऑन मंडे एंड 4 minutes 48 seconds फास्ट एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग मंडे. सो अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे 2 PM है और यहां पे जो क्लॉक है दैट इज 4 minutes 48 seconds फास्ट है. फाइन, तो यानी कि प्लस में, यानी कि अगर मैं बोलूं कि फॉलोइंग मंडे यानी कि 7 days के बाद टोटल आवर्स कितने हो गए. सो टोटल आवर्स हो गए 7 into 24 प्लस 12 से 12 बजे तक तो 7 into 24 हो गया प्लस 2. सो ये टोटल आ जाएगा 7 into 4 is 28, 2 7 into 2 is 14 प्लस 168 प्लस 2 इज 170. यानी कि 170 आवर्स में क्लॉक ने टोटल कितना गेन किया.
so that this is the total gain. So total gain is nothing but 6 मिनट 48 सेकेंड्स. तो अगर मैं इसको टोटल का टोटल मिनट में अगर कन्वर्ट करूं तो 6 प्लस 4/5 मिनट इज द टोटल गेन, है ना. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 4 इज 34/5 मिनट्स का टोटल गेन हो रहा है कितने में, 170 आवर्स में. सो 170 आवर्स में टोटल गेन हो रहा है 34 डिवाइड बाई 5 मिनट्स. अब मुझे ये जानना है कि वे इन वॉज इट करेक्ट, यानी कि ये कब अपना टाइम को लूज करके जीरो पे पहुंच जाएगा. यानी कि कंटिन्यूअसली अगर ये गेन कर रहा है, तो अगर ये गेन कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये -2 से जीरो पर भी आया होगा, कुछ ना कुछ इन बिटवीन ये जीरो यानी कि करेक्ट टाइम भी शो कर रहा होगा. यानी कि मुझे ये निकालना है कि ये टोटल 2 मिनट्स का गेन कितने आवर्स में करेगा. सो यहां पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं सिंपल कि 34/5 मिनट्स का गेन करता है 210 170 आवर्स में. तो 1 मिनट का गेन कितना में करेगा, 170 इंटू 5 डिवाइड बाई 34. सो दिस इज 2 एंड 25. सो अगर मैं बोलूं कि 2 मिनट्स का गेन कितने में करेगा, सो दैट इज 50 आवर्स. सो 50 आवर्स अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे. वेडनेसडे 12 PM पे आ जाएगा 48 आवर्स, यानी कि 1 + 2 यानी कि 50 आवर्स आ जाएगा 2 PM ऑन वेडनेसडे. दैट इज योर राइट आंसर. फाइन. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एक्चुअली क्लॉक के ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज क्लॉक के जनरली क्वेश्चंस बनते हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का ये रिफ्लेक्स एंगल कितना है, या फिर अगर क्लॉक कंटिन्यूअसली गेन कर रहा है तो हम लोग टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोगों ने पिछले सेशंस में देखा था. यहाँ पे क्लॉक गेन कर रहा है, लूज करते हुए क्लॉक कंटिन्यूअसली गेन कर रहा है, तो बीच में करेक्ट टाइम शो करेगा. फाइन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू सी द क्वेश्चन इज ऑफ, सी ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन ये बोला है सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक. अगर कहीं वर्ड्स आए तो इसको एक बार नोट करना है, ओनली सन ऑफ कार्तिक. यानी कि यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं, सलोनी, ओनली सन ऑफ कार्तिक. सो यू सी, अगर मैं बोलूं कि कार्तिक और कार्तिक का सन जो कि ओनली है, ओनली सन यानी कि ये जो भी होगा वो मेल होगा, और इसकी जो डॉटर है सलोनी नाम है उसका. फाइन. फाइन. यानी कि कार्तिक 2 जनरेशन्स ऊपर है, तो मैं यहां पे एक हायरार्कियल ऑर्डर सेट कर रहा हूं जिसके थ्रू मैं इजिली रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर लूं. और यहां पे जनरली ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस में सलोनी नाम से ये मतलब कार्तिक अगर दिया हुआ है तो ये नहीं हम लोग को सीधा आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ द नेम कि कार्तिक मेल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. बिकॉज ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस में जनरली नाम के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है. सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट आइडेंटिफाई एनी रिलेशंस और द एनी or not specify any gender on the basis of the name. Okay, until unless you are not identifying that particular name as this relation with something, तो तुम ये ऐसा नहीं कर सकते. सो निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक. यू सी, यहां पे कार्तिक, सन और सलोनी का कोई यहां पे जनरली एक रिलेशन नहीं है, तो हम लोग एक निरुपमा को अलग से बनाएंगे. सो निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक. तो दीपक, निरुपमा मदर है तो यानी कि गारंटी है कि ये जो है वो फीमेल है. यामिनी इज ओनली सन अंकित. यू सी, अंकित यामिनी का एकमात्र लड़का है. सो यामिनी का एकमात्र लड़का है अंकित. फाइन. इज मैरिड टू निरुपमा, यानी कि निरुपमा और अंकित ये दोनों पति पत्नी हैं. फाइन. ओके. कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक. यू सी, अंकित का भी बेटा है दीपक, यानी कि बेटा या बेटी वट एवर इट इज.
So I am saying here that the Karthik is the grand फादर ऑफ दीपक, यानी कि कार्तिक का अगर ग्रैंडफादर दीपक है तो कार्तिक का एकमात्र जो बेटा था वो अंकित होगा फिर। सो यहां पे आ गया अंकित, और अंकित का शादी किससे हुआ है? निरुपमा से। सो अंकित और निरुपमा ये दोनों पति पत्नी है, और इसका एक और लड़का है दीपक। फाइन। और दीपक और ये जो कार्तिक है वो कार्तिक का बेटा हो गया अंकित, अंकित का बेटी हो गई सलोनी, और अंकित का बेटा हो गया दीपक, और अंकित की वाइफ हो गई निरुपमा। और यहां पे यामिनी, यामिनी का भी बेटा है दीपक, यानी कि कार्तिक और यामिनी ये दोनों एक पति पत्नी होंगे। फाइन। जरा यहां पे क्वेश्चन में ये बिल्कुल सेट हो गया। क्या सेट हो गया? कि कार्तिक और यामिनी ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। अंकित और निरुपमा ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं, और कार्तिक का बेटा है अंकित, और अंकित के दो डॉटर और सन है, दैट इज दीपक और सलोनी। फाइन। अब यहां पे देखते हैं कि कार्तिक अंकित से कैसे रिलेटेड है। तो इजी क्वेश्चन है ये। कार्तिक अंकित का पप्पा है। So the Karthik is the father of Ankit. So these type of blood relations question generally यहाँ पे 3-4 वेरिएबल्स हैं, और उन 3-4 वेरिएबल्स को इजिली आइडेंटिफाई करना दैट इज नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, बट स्टिल यू कैन मैनेज to identify these questions. Okay, next. So this is very beautiful questions on the series. So select the numbers from the among the given options that can replace the question mark in the following series. सीरीज के क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स लुक टू दिस क्वेश्चन। 24, 40, 64, 104, और यहां पे है व्हाट? 31। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं कि डिफरेंस मेथड से क्या ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। सो इफ यू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स you will get 16. If you calculate the difference of these two numbers, you will get 24. If you calculate the difference of these two numbers, you will get 40. Fine. अब जरा देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 8, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 16। तो यहां पे जो भी होगा डिफरेंस वो पक्का है कि यहां पे लेट से इन दोनों का डिफरेंस मैंने एज्यूम किया x, तो इन दोनों का डिफरेंस पक्का है कि यहां पे 32 आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 40 प्लस 32 72 होगी। तो यानी कि यहां पे 72 प्लस 104 इज नथिंग बट इज 176 होना चाहिए। सो द आंसर इज बी। दिस वेरी इजी क्वेश्चंस, और मैंने ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस इसमें स्लाइड्स में भी ली। एक्चुअली प्रीवियस हम लोगों ने जब डिस्कस किया था ओमेट सीरीज 1, उसमें भी हम लोगों ने लिया था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सीरीज के क्वेश्चंस बहुत इजी भी होते हैं, अगर क्लिक कर गया तो वहां पे सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन सीरीज के थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6, यू सी इसमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 4, 5, 18, 19, 68 एंड 69। यू कैन सी 4 से लेके 5 तक एक्चुअली 1, 18 से 19 के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 1 है, बट मैं 4 से 18 तक कैसे पहुंचा, है ना? तो अगर मैं 4 से 18 तक अगर मैं बात करूं, सो 4 को अगर मैं 4 इंटू 4 प्लस 2 लिखूं, दैट इज 16 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 18। फाइन। अच्छा, अगर मुझे 68 तक पहुंचना है तो 68 को मैं 16 का यूज करके 68 तक पहुंचूंगा। सो कहीं ना कहीं अगर मैं 16 इंटू 4 प्लस 2, इसका 2 का 2 टाइम्स किया, यानी कि 2 प्लस 2 किया लेट से,
यहां पे मैं देख लेता हूं एक बार कि 2+2 करने से आ रहा है कि 2 × 2 करने से आ रहा है। सो विल डिस्कस दिस। सो 16 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी तक मुझे यही पैटर्न लग रहा है कि इसका हो जाएगा 64 प्लस 4 दैट इज 68। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे पास ये 16 ये 64 एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो क्या मैं 64 को फिर से अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या यहां पे जो ऑप्शन है उसके नियर बाई में पहुंच पा रहा हूं क्या? यस। सो 4 × 4 इज 6, 6 × 4 इज 24 प्लस 1 25, तो 256 है। जरा देखते हैं कि क्या यहां पे 2+2 का पैटर्न चल रहा है या 2 × 2 का पैटर्न चल रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि 2+2 का पैटर्न चल रहा है तो यहां पे 6 आना चाहिए। सो अगर मैं बोलूं, लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2 × 2 का लेट से पैटर्न चल रहा है तो 4 × 2 8 आना चाहिए। यानी कि 256 प्लस 8 अगर मैं करूं तो क्या 2 यहां पे अगर मैं बोलूं कि 264 आएगा। तो क्या 264 मेरे ऑप्शन में है? नहीं है। यानी कि यहां पे 2 × 4, 2 4 और 8 का पैटर्न नहीं चल रहा है। तो क्या देख लेते हैं कि 2 4 6 का पैटर्न चल रहा है क्या? सो 2+2+2 यानी कि 6। सो यहां पे 2 4 और यहां पे 6 आना चाहिए। तो 256 प्लस 6 अगर मैं करूं तो क्या 262 आ रहा है? यस, तो वो मेरे ऑप्शंस में भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज के जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट स्टिल इजिली आइडेंटिफाई कर पाना सीरीज के क्वेश्चंस की पैटर्न किस तरह से हम लोग ब्रेक करें। सो यहां पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि 4 से मैं 5, 18 टू 19, 68 से 61 में मैं एक एक का डिफरेंस देख पा रहा हूं, दैट्स फाइन। अगर मैं 4 से 18 तक पहुंचना चाहता हूं तो 4 से 18 तक पहुंचने के लिए मुझे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा 16+2। अब जरा यहां पे 18 तक मैं पहुंच गया। अब 68 तक मुझे 18 का यूज करके पहुंचना है, यहां पे जैसे भी मैं ऑपरेशन किया हूं। सो यहां पे 16 को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो यहां पे आ जाएगा 64 प्लस अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो आ जाएगा 68। अब जरा यहां पे ये देखना है कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 4 आएगा और 2 को मैं ऐड करूंगा तो भी 4 आएगा। सो क्या मल्टीप्लाई करने से ये पैटर्न आ रहा है या फिर ऐड करने से ये पैटर्न आ रहा है? तो जनरली जो क्वेश्चन सेटर होगा वो तुम्हें ऑलरेडी ये चीज ऑप्शंस के थ्रू बता देगा कि तुम्हें कौन से मेथड के साथ करना है। यहां पे जनरली 262 और 264 दोनों नहीं हो सकते ऑप्शंस, बिकॉज अगर दोनों होंगे तो दोनों पैटर्न सही होंगे। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum number of pieces into which a cube can be cut by 10 cuts? You see, अगर मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चन है, फाइन, ये दोनों। तो अगर मेरे पास एक क्यूब है तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस जनरेट करने हैं। जरा ध्यान देते हैं, अगर मैं यहां पे 10 कट्स लगाया और वो सिर्फ वन डायमेंशनली मैंने कट किया इसको। सो अगर मैंने वन डायमेंशन में अगर मैंने कट किया तो जरा देखते हैं कि एक कट अगर मैं करूं इस क्यूब का तो कितने नंबर ऑफ पीसेस जनरेट हो सकते हैं। सो अगर मैं एक कट अगर मैं करूं इस क्यूब पे तो टोटल 2 पीसेस जनरेट हो सकते हैं। अगर मैं टू कट्स अगर इस पे लगाऊं तो टोटल 3 पीसेस जनरेट हो सकते हैं। अगर मैं 3 कट्स लगाऊं तो टोटल 4 पीसेस जनरेट हो सकते हैं। सो दैट नॉट बी द मैक्सिमम नंबर। Okay, so by 10 cuts in only one dimension, we can generate only 11 number of pieces. But what if we generally distribute these 10 cuts into all the 3 dimensions? So for example, generally ऐसे questions को solve करने के लिए हम लोग 3 से पहले divide करते हैं। So what is the number 3? यानी कि मैं 3 को एक डायमेंशन में काटूंगा, फिर मैं 3 को अदर डायमेंशन 3 कट्स अदर डायमेंशन में लगाऊंगा और फिर मैं 4 कट्स अदर डायमेंशन में लगाऊंगा। जस्ट यू हैव टू चूज दिस नंबर्स 3 3 3 3 3 4 एज क्लोज एज पॉसिबल, बिकॉज जनरली अगर मैं 3 कट्स लगाया 3 कट्स लगाया 4 कट्स लगाया, सो इसके थ्रू टोटल नंबर ऑफ पीसेस जनरेट हो सकते हैं 4, इसके थ्रू होंगे 4 और इसके थ्रू होंगे 5।
तो यही मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस है, तो ये टोटल हो जाएगा 20 into 4, that is 80 number of pieces. So the 80 number of pieces should be the maximum, because जनरली जितने भी मैं जो नंबर ला पा रहा हूं 3 से डिवाइड करने के बाद, वो जो नंबर्स होने चाहिए वो बिल्कुल एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे 8th वाले क्वेश्चन में फिर से ये क्यूब्स एंड डाइसेस का क्वेश्चन है। यहां पे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। अच्छा, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स क्यों नहीं पूछा? बिकॉज अगर तुम्हें 990 पीसेस अगर जनरेट करना है तो 989 कट्स एक ही डायमेंशन में हम लोग लगा सकते हैं। सो 989 शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स। ओके, सो अगर यहां पे मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स अगर बताने हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बताया, पे कट्स दिया हुआ था, यहां पे पीसेस दे दिया हुआ है और यहां पे कट पूछ रहा है। सो ऐसे जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम 990 को a इंटू बी इंटू सी ऐसे फैक्टर्स में लिखेंगे, वेयर एज a b एंड c आर एज क्लोज एज पॉसिबल। फाइन, तो जरा इसको हम लोग देखते हैं। दिस इज 99, तो मुझे जनरली सबको पता है कि 9 इंटू 11 इंटू 10, तो क्या इससे क्लोज कभी पॉसिबल होगा? बिकॉज यहां पे अगर मैं डिफरेंस देखूं, 9 और 10 का डिफरेंस 1, 10 और 11 का डिफरेंस 1, अगर मैं 10 को फर्दर अगर मैं डिवाइड करता हूं, सो लेट से 9 इंटू 11 इंटू अगर मैं 5 इंटू 2 करता हूं और इसको मैं 18 इंटू 11 इंटू 5 लिखता हूं, तो क्या इससे जो पीसेस बनेंगे, इससे जो नंबर ऑफ कट्स आएगा और इससे जो नंबर ऑफ कट्स आएगा, इन दोनों में से मिनिमम कौन होगा? सो दिस कैन बी द वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि मैंने वन डायमेंशन में 18 कट लगाए, है ना, और 18 पीसेस अगर मैंने वन डायमेंशन में कट लगा के अगर मैं जनरेट कर रहा हूं, 11 अगर मैं पीसेस अगर मैं अदर डायमेंशंस में अगर मैं कट लगा के अगर मैं जनरेट कर रहा हूं, और 5 पीसेस में अनदर डायमेंशंस में अगर मैं जनरेट कर पा रहा हूं, सो क्या दोनों में से कौन सा मिनिमम नंबर ऑफ कट देगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां पे जनरली अगर हम लोगों को अगर एग्जाम में सॉल्व करना है, सो जस्ट टू मेक श्योर दैट दीज नंबर्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल। सो यहां पे ए बी सी एज क्लोज एज पॉसिबल है। सो यहां पे 9, 10 और 11 ये तीनों एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए। सो इसके लिए 9 नंबर ऑफ पीसेस को जनरेट करने के लिए हम एक डायमेंशन में 8 कट लगाएंगे। बिकॉज यहां पे जरा सोचते हैं कि एक कट से 2 पीसेस जनरेट हो सकते हैं, सो 3 कट से टोटल 4 पीसेस जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए 9 पीसेस को जनरेट करने के लिए टोटल 8 कट्स, 11 पीसेस को जनरेट करने के लिए टोटल 10 कट्स, और इसके लिए 9 कट्स, टोटल 27 हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कट्स होंगे, ताकि मैं 990 पीसेस को जनरेट कर सकूं। वी कैन जनरेट इट बाय अदर डिफरेंट number of cuts, but what is the minimum number of cuts possible? That is 27. And what is the maximum number of cuts possible? That is 989. Fine, let's move to the next question. This is the question from the distance and direction. तो यहां पे एक पैसेज दिया जाएगा। जनरली डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड ही आते हैं, और इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं। सो जरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और डायग्राम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इन ए सिटी देयर आर वेरियस रोड क्रॉसिंग, नेमली ए बी सी पी क्यू आर एटसेट्रा। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉसिंग इज ए रोड। यहां तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। द बी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। सो लेट्स ड्रॉ दिस बी एंड ए। सो अगर मैं बोलूं कि बी जो है वो 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए है, सो दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। फाइन, while P is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। सो अगर मैं बोलूं कि वेयर इज P, सो P is somewhere here 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। फाइन, C is 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B। सो दिस इज वेयर इज C, C is 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B। फाइन, यहां तक तो पढ़ लिया। एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D। सो C
C is 4 kilometer south of B and 6 kilometer east of D. So D is somewhere here. C. Q is 8 kilometer north of R. So where is Q? Q यहां पे तो है नहीं. So Q is 8 kilometer north of R. Fine. Road QD is 12 kilometer in length. So wherever the QD, so you see the Q can be here. Q can be here. See, Q can be here, Q can be here. Because Q can be here, Q can be here. Because 4 positions है ना Q का. So Q यहां भी हो सकता है, Q यहां भी हो सकता है, Q यहां भी हो सकता है, Q यहां भी हो सकता है. But क्या हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन है? So T is 8 kilometer south of C. So 8 kilometer south of C. You can see here that is 8 kilometer. So 8 plus 4 is 12. So here is T. Fine. RPT are on the same road. You see RPT on the same road, तो R कहीं ना कहीं यहां होना चाहिए. R कहीं ना कहीं यहां होना चाहिए, है ना. बिकॉज तभी तो RPT ऑन द सेम रोड आएगा. तो अगर मैं बोलूं कि एक पोजीशन में R का यहां पे फिक्स करता हूं, एक मैं यहां पे फिक्स करता हूं. सो अगर R को अगर मैंने यहां अगर पोजीशन को फिक्स किया तो Q मेरे पास या तो यहां आएगा या तो Q मेरे पास यहां आएगा. ये दोनों पोजीशंस हो गए. अब यहां पे बोल रहा है D इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ Q. यू सी D इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ Q. इट मींस Q यहां पे नहीं हो सकता, R यहां पे नहीं हो सकता. सो Q और R यहीं पे लोकेटेड होंगे. सो यानी कि Q और R, सो दिस इज 8. फाइन. और QD का जो लेंथ है ये दिया हुआ है टोटल. QD कहां था? QD इज 12 किलोमीटर. सो दिस इज 12 किलोमीटर. This total is 4 because this is 6, 6, 4 and this is 8. Fine. So this is the diagram that we have already uh, uh, constructed by the given information. So length of the road TPR. So you see TPR is the length of the road. So what is the length of this road? So this is 10 and this is 8. So total is 18 kilometer is the length of the road. So the answer is 18. Fine. A is in what direction from the T? So you see what is the position of A with respect to T? Here is P and here is R. See. अब यहां पे बोल रहा है कि A is in what direction of T? So A यहां पे है और A यहां पे है और T यहां पे है. So T, तो A का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? So A अगर यहां पे है, T अगर यहां पे है, so A का डायरेक्शन T से क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट. फाइन. सी हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सम ऑफ द लेंथ रोड आरपी सीडी एंड सीबी. आरपी सीडी एंड सीबी. वेयर इज आरपी? आरपी सीडी and CB 4. So this is again 18. So the answer is 18 kilometer. If the car has to go crossing D from A. See, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कार है, कार को यहां से यहां तक जाना है. So this is also 4. कार को अगर डी से ए जाना है तो वो बाई रोड ही ट्रैवल करेगा, वो तो एयर डिस्टेंस में तो ट्रैवल करेगा नहीं. सो अगर कार को यहां से यहां तक जाना है तो मेरे पास मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, है ना. बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम लेंथ इट वुड हैव टू ट्रैवल. सी, अगर मैं कार को बोलूं तो कार को अगर डी से ए ट्रैवल करना है तो यहां से यही तो मिनिमम इसका रूट होगा. सी, this is the minimum route possible for this car. So that is 4 plus 4. So 8 is the correct answer. Not 4 root 2. Why? Because aerial distance नहीं पूछा है ना. ये बोल रहा है कि कार बाई रूट ही तो ट्रैवल करेगा. सो अगर कार बाई रूट ट्रैवल करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा. A few kids want to fly a drone in the city.
If they want to fly the drone for the least distance between the two crossing given as options below, which pair would be the best choice of for it? So एक बार देख लेते हैं PQ, QD, AC. So PQ is this. So PQ ये 8 है तो ये हो जाएगा 8√2. अच्छा QD देख लेते हैं, Q कहाँ है? QD. सो QD इज नथिंग बट, सो QD यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये QD है तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर. फाइन. और ये है QD. AC, BD, AQ. सो AC is this. AC is nothing but we have square root of 100 plus 16. So this is 116. फाइन. यह 8√2 अगर मैं इसको बोलूं, AC, BD और AQ. So BD is this one. So this is root over 36 plus 16 is root 52. And AQ is, where is AQ? So AQ is this one. So AQ is nothing but root over 8 square plus 4 square, that is 64, plus 16, that is root over 80. सो यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो 8√2 ये हो जाएगा 128. सो 128, 80, 52 में सबसे मिनिमम तो BD ही हो गया ना. सो दिस इज द मिनिमम लेंथ दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस के लिए हो जाएगा BD. BD is the best choice for it. Why? Because this is the minimum distance you have. Fine. तो एक बार डिस्टेंस जरा हम लोग अगर लिख लें तो इजिली समझ पाएंगे. सो PQ का जो डिस्टेंस होगा, सो PQ का डिस्टेंस होगा √28. सी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 128. तो BD का जो होगा दैट इज रूट ओवर 52. सो और अगर मैं QD का बात करूं, QA का बात करूं तो ये हो जाएगा रूट ओवर 80, है ना. सो AQ का बात करूं तो ये हो जाएगा रूट ओवर 80. अच्छा, और अगर मैं AC का बात करूं तो ये हो जाएगा रूट ओवर 116. फाइन. और ये QD जो है वो सेम लेंथ में है तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर. सो नथिंग बट रूट ओवर 144. फाइन. सो इन पांचों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे मिनिमम है BD. सो द आंसर इज BD. फाइन. नेक्स्ट. These two are the last question. You see, if in a certain code intelligence is written as कुछ लिखा हुआ है यहां पे, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. फाइन. देन हाउ कैन बी मैथमेटिकल बी रिटन इन द सेम कोड? यू सी, जरा इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं एक बार. ना, इसको लिखा गया है ETNIGILLECNE. जरा देखते हैं कैसे लिखा हुआ है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे कुछ TNIE कुछ ऐसा है, फिर उसके बाद पेयर नहीं बन रहा है. तो यहां पे LLIG कुछ इस तरह का पेयर बन रहा है. तो अगर मैं इसको 4 में अगर मैं ब्रेक करूं, सी, अगर मैं ये देखूं कि इसकी मैचिंग इसके साथ हो रही है और I की मैचिंग इसके साथ हो रही है, N की मैचिंग इसके साथ है और T की मैचिंग इसके साथ है. सिमिलरली L की मैचिंग इसके साथ है, L की मैचिंग इसके साथ है, I की मैचिंग इसके साथ है, G की मैचिंग इसके साथ है. सो E की मैचिंग इसके साथ, E की मैचिंग इसके साथ, N की मैचिंग इसके साथ, तो C की मैचिंग C के साथ. तो अगर मैं इसको भी मैथमेटिकल को भी अगर मैं 4 पार्ट में ब्रेक करूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि I सबसे लास्ट में आएगा.
सो आई सबसे लास्ट में आएगा, सो द आंसर इज सी, नथिंग एल्स। और एच सबसे फर्स्ट आएगा। सो एच अगर सबसे फर्स्ट आएगा तो ए गया, बी गया, सी डी गया। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट दिस वन। फाइन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में चमकते नहीं है जल्दी, बट स्टिल अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करके रहेंगे तो एग्जाम्स में इजीली चमकेंगे। बिकॉज ये क्या होता है ना कि इसमें हम लोग एक पैटर्न होता है कि या तो सामने से या तो ये मैच कर रहा है ना, साइड बाय साइड, या तो ये डायगोनली मैच करता है। सो दिस द टाइप 2 3, बिकॉज जनरली हम लोग जब डायगोनली जब पेयर अप करते हैं इसको, तो हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह से क्या इन दोनों में कोई रिलेशंस हो पा रहा है कि नहीं, हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं जो कोड दिया हुआ है। सो इफ यू सी दैट 15th क्वेश्चन में जरा हम लोग देखते हैं कि इफ गुडनेस इज कोडेड एज HNP CODTR, तो ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा, जरा इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। सी, अगर मैं यहां पे देख सकता हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि G के बाद H आता है, इट मींस कि दैट इज +1। और अगर मैं O और N के बीच का अगर मैं रिलेशंस ढूंढ पाऊं, सो N के बाद O आता है, यानी कि O से अगर मैं N की ओर आया तो ये हो जाएगा -1। बिकॉज यू सी, G और H के बीच में G के बाद आता है H और O के पहले आता है N, यानी कि, और O के बाद आता है P, यानी कि यहां पे भी +1। सो यहां पे जो पैटर्न चल रहा है +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहां पर G के बाद जो आना चाहिए अल्फाबेट वो आना चाहिए H, H सब में है। अच्छा, तो यहां पे अगर +1 चल रहा है तो यहां पे -1 चल रहा होगा, है ना। तो R के पहले कौन सा आता है, Q। सो यहां पे पक्का है कि सेकेंड वाले पोजीशन पे Q रहा होगा। सो दैट्स वाई माई ऑप्शन मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं। सो E के बाद क्या होगा, बिकॉज -1 के बाद यहां पे +1 आना है। सो E के बाद होना चाहिए F। सो हियर इज F। सो ऑप्शन A इज एलिमिनेटेड, वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस। सो A के पहले -1 आना चाहिए, यानी कि A के पहले अब क्या आएगा, तो यहां आएगा Z। सो द आंसर फोर्थ वाले पोजीशन पे आना चाहिए Z। सो अगेन वी आर लेफ्ट विद द 3 ऑप्शंस। फाइन, अब यहां पे फिर आएगा +1, T के बाद क्या आएगा, U। सो अगेन फिर मेरे पास वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस। ओके, -1, सो N के पहले क्या आएगा, सो N के पहले N, सो N के पहले आएगा M। So here is M. So the only in this option we are left with M. So the answer is D. तो ऐसे जनरली हम लोग चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो दैट्स वाई द आंसर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग ये देखें कि जनरली ये जो क्वेश्चंस हैं, है ना, सो ये जो क्वेश्चंस हैं वो ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये सारे क्वेश्चंस ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस वो हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। तो हम लोग अब जब नेक्स्ट सेशंस में आएंगे 3 लेके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विद न्यू अदर टॉपिक्स। ओके, फाइन। सो कहीं ना कहीं